गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। JNU में विवाद बढ़ा, अब हिंदू रक्षा दल ने मेन गेट पर लिखे कम्युनिस्ट भारत छोड़ो के नारे। जी हाँ दोस्तों, JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जाति सूचक टिप्पणी लिखने के बाद हंगामा मचा हुआ है। ये विवाद अभी थमा नहीं था कि अब JNU के मेन गेट पर हिंदू रक्षा दल के लोगों ने कम्युनिस्टों भारत छोड़ो लिखकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। हिंदू रक्षा दल ने ये बातें यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर स्थित बोर्ड पर लिख डाली है। इसके साथ ही यह भी लिखा है कि कम्युनिस्ट बराबर ISI यानी कि कम्युनिस्टों की तुलना आतंकी संगठन ISI से भी कर दी गई है। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का कहना है कि हम केवल और केवल सनातनी हिंदू हैं। हम लोगों में केवल 4 वर्ण हैं, हर हिंदू में 4 वर्ण हैं। उन्होंने हमें कहा कि भारत छोड़ो, हम इनसे भारत छुड़वाएंगे। उनके जैसे रास्ते अपनाने के सवाल पर चौधरी का कहना था कि वे लिखने के बाद छिप गए हैं और हम लोग लिखने के बाद सामने खड़े हैं, अड़कर खड़े हैं, डटकर खड़े हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जिसकी हिम्मत है वो हमारे सामने आए और बात करे। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि हम लिखने वालों के बारे में पता कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने पूछा सवाल, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हुए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साधा है और उन्होंने शनिवार को ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है कि प्रधानमंत्री जी, आपके लूटतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज है भारत जोड़ो यात्रा, जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने लिखा कि कच्चा तेल 25% सस्ता, LPG 40% सस्ती, ये 6 महीनों के अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आंकड़े हैं। फिर भी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम क्यों नहीं हुए हैं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आपके लूटतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज है भारत जोड़ो यात्रा, जवाब दीजिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल एक ही कीमत पर बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दामों में खासी कमी देखी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सब्बल से मौत पर 15,000 का मुआवजा पिता ने लौटाया, बोले मुझसे 50,000 रुपए ले जाओ। हादसे में रेलवे की लापरवाही सामने आई। जी हां दोस्तों, यूपी के अलीगढ़ में शुक्रवार को डाबर सोमाना के बीच ट्रेन में बैठे युवक के शरीर में उछलकर आया सब्बल धंस गया। उससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में रेलवे की लापरवाही सामने आ रही है। इसके बावजूद रेलवे ने मृतक के पिता को मात्र 15,000 रुपए का मुआवजा दिया। उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया, कहा मुझसे ही 50,000 रुपए ले जाओ तुम। मृतक हरिकेश के पिता संत राम का कहना है कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण मेरे बेटे की जान गई। अब रेलवे मुझे 15,000 रुपए का मुआवजा देकर मेरे बेटे की मौत का मजाक उड़ा रहा है। इस दौरान रेलवे के अधिकारी उन्हें समझाने लगते हैं, लेकिन उन्होंने किसी की भी एक न सुनी और बेटे के शव को लेकर लौट गए। संतराम ने अपनी बहू और मृतक की पत्नी को नौकरी और मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मृतक हरिकेश के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इन तीनों का गुजारा अब कैसे चलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ ही कर दिया खेला होबे का नारा, जल्द चुनाव का किया वादा। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के खेला होबे नारे का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करते हुए जल्दी चुनाव का संकेत दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि आने वाले चुनाव में दोनों दलों के बीच खेला होगा। बीजेपी नेता ने शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में एक जनसभा में कहा कि खेला होबे दोनों दलों की ओर से खेला जाएगा और ये खतरनाक होगा। सुकांत मजूमदार ने कहा कि बीजेपी अहिंसा में विश्वास करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2-2 हाथ करने की नौबत आती है तो बीजेपी पीछे रहेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले खेला होबे का नारा दिया था और यह बेहद लोकप्रिय हुआ था। पश्चिम बंगाल के बाहर कई अन्य पार्टियों ने भी बाद में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उमर खालिद और खालिद सैफ को कोर्ट ने किया बरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की कंकड़डुमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। इन दोनों को फरवरी 2020 में राजधानी दिल्ली के चांदबाग इलाके में हुई पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में बंद हैं। दरअसल दिल्ली के दंगों के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान के आधार पर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
था, जिसमें कहा गया था कि 24 फरवरी 2020 में चांदबाग पुलिया के पास जमा एक भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था। हालांकि कोर्ट ने पाया कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, जिसके आधार पर कोर्ट ने इन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया। हालांकि कोर्ट द्वारा इस मामले में बरी किए जाने के बावजूद फिलहाल दोनों आरोपी यूएपीए से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विंटर सेशन से पहले कांग्रेस ने किया प्रॉमिस, संसद नहीं करेंगे बाधित। इन 3 मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से शुरू होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है। पार्टी ने तय किया है कि वो संसद सत्र को बाधित नहीं करेगी। इसी बारे में जयराम रमेश ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस मुख्य रूप से 3 मुद्दों को उठाएगी। इसको लेकर पार्टी में विचार विमर्श हुआ है। जयराम रमेश ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि बुधवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में कांग्रेस प्रमुख रूप से भारत चीन सीमा विवाद, देश में संवैधानिक और स्वतंत्र संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप और महंगाई के मामलों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। उन्होंने बताया कि शनिवार 3 दिसंबर 2022 को हुई बैठक में बेरोजगारी के मुद्दे के साथ साथ किसानों के लिए एमएसपी गारंटी, मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, साइबर अपराध, न्यायपालिका और केंद्र के बीच तनाव, रुपए का कमजोर होना, उत्तर भारत में कम निर्यात और वायु प्रदूषण सहित कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मद्रास के मंदिरों में मोबाइल बैन, हाईकोर्ट ने कहा पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सभी मंदिरों में मोबाइल फोन बैन कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को परेशानी न हो, इसलिए मंदिरों में फोन डिपॉजिट करने के लिए लॉकर्स बनाए जाने चाहिए। इस आदेश का पालन हो, इसके लिए मंदिरों में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। कोर्ट ने यह आदेश एक याचिका के जवाब में दिया, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में मोबाइल फोन पर बैन लगाने की मांग कर रहे थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि मोबाइल फोन के चलते लोगों का ध्यान भटकता है और मंदिरों में देवताओं की फोटो खींचना परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तिरुचेरुदूर में मंदिर प्राधिकरण ने पहले से ही मोबाइल फोन बैन करने और गरिमामय ड्रेस कोड लागू करने के कदम उठाए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे तमिलनाडु में ऐसा करने का आदेश दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिंधिया को हराने वाले बीजेपी सांसद के भाई यात्रा में कहा, भाई मजबूरी में बीजेपी में गए, हमारा परिवार कांग्रेस के साथ। जी हाँ दोस्तों, एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन बीत गया। ये यात्रा अभी आगर जिले में है। लंच ब्रेक के बाद यात्रा जैन मंदिर सुनेर से चलकर सुसनेर होते हुए अंतिम पड़ाव मुंगेशपुर चौराहा पर पहुंची। नाइट स्टे लालखेड़ी गांव में है। दोस्तों, राहुल गांधी के साथ शनिवार को कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने भी यात्रा में कदम ताल की। यात्रा सुबह बस स्टॉप महूंडिया से शुरू हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले बीजेपी सांसद केपी यादव के भाई अजय यादव भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाई मजबूरी में बीजेपी में गए थे, हमारा परिवार कांग्रेस के साथ है। उन्होंने पूरा समय विधायक जयवर्धन सिंह के साथ बिताया, फोटोज भी खिंचवाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घर में कैश रखने संबंधी क्या है नियम, गड़बड़ी पाए जाने पर लग सकता है 137% टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आम लोगों के मन में चलने वाले सवालों में एक सवाल यह भी होता है कि घर में कैश रखने की क्या कोई लिमिट है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहे कैश घर में रख सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। आयकर विभाग आपके घर पर फिर भी छापा मार सकता है। आप जितना मर्जी चाहे कैश घर पर रखें, लेकिन जब उसके बारे में आप से पूछा जाए तो आपको पैसों के बारे में पूरा जानकारी देना होगा कि कहां से ये पैसे आए हैं। इसका मतलब यह है कि जितना कैश आपके घर में है वह कहां से आया है, क्या उसे डिस्क्लोज किया गया है। इसके साथ ही अगर वो कैश टैक्स के दायरे में आता है तो क्या उस पर टैक्स दिया गया है। ये ऐसे कुछ सवाल है जिनका आपको सामना करना पड़ेगा अगर आपके पास सोर्स को लेकर पुख्ता सबूत हैं और आपने उस पर टैक्स भी जमा किया हुआ है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा रुपया रखा हुआ है और आप उसमें टैक्स जमा नहीं दिखा पाए या फिर उसका सोर्स नहीं बता पाए तो आपको 137% तक टैक्स देना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा चीन का ब्लैक पेज रिवॉल्यूशन, जाने क्या है प्रदर्शन का यह अनोखा तरीका।
जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना के मामले बीते दिनों तेजी से बढ़े और सरकार ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को पूरे देश में सख्ती से लागू किया। उन क्षेत्रों में कड़ाई और ज्यादा देखी गई जहां कोविड के मामले ज्यादा हैं। हालांकि सख्त प्रतिबंधों के कारण लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही थी और यही कारण है कि पूरे चीन ने बीते हफ्ते व्यापक विरोध प्रदर्शन को अनुभव किया। संघाई से लेकर बीजिंग और वुहान से लेकर शिनजियांग तक प्रदर्शन की आग फैल गई। इस प्रदर्शन में लोगों ने ब्लैक पेज यानी कि कोरे कागज का सहारा लिया। चलिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि यह ब्लैक पेज रिवॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले दोस्तों यह जान लेते हैं कि ब्लैक पेज रिवॉल्यूशन आखिर क्या है। चीन में विरोध प्रदर्शन दिखाना बिल्कुल भी आम नहीं है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ धरना देना बिल्कुल भी आसान नहीं है और यह काफी मुश्किल माना जाता है। लेकिन इस बार चीनी नागरिकों ने इसके लिए एक अनोखा तरीका निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सफेद कोरे कागज लिए और सड़कों पर रैलियां निकाली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल में फुटबॉल जैसा प्लेयर सब्स्टिट्यूशन, 12वां खिलाड़ी उतार सकेंगे, 14वें ओवर तक बदलाव की इजाजत। जी हां दोस्तों, अब फुटबॉल की तरह क्रिकेट में भी प्लेयर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड आईपीएल के 16वें सीजन के टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस का कॉन्सेप्ट लागू करने की तैयारी में है। बोर्ड ने इसके लिए सभी फ्रेंचाइजीज को मैसेज नोट भी भेजा है। यह नियम लागू होने के बाद एक मैच में एक टीम की ओर से 12 खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि एक पारी में ज्यादा से ज्यादा 10 विकेट ही गिर सकते हैं। बीसीसीआई के मैसेज नोट में बताया गया है कि 2023 के सीजन से सब्स्टिट्यूशन रूल लागू होगा। नए नियम को जल्द ही विस्तार से एक्सप्लेन किया जाएगा। रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस का नियम वैसा ही होगा जैसा घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजरायली राजदूत ने नफरती मैसेज का स्क्रीनशॉट किया शेयर, हिटलर को बताया गया महान। जी हाँ दोस्तों, भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोय ने शनिवार को एक संदेश का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि संदेश भेजने वाले शख्स ने होलोकॉस्ट को सही ठहराया और हिटलर को महान बताया था। गिलोय ने कहा कि वह उस व्यक्ति की पहचान छुपा रहे हैं। वहीं एक फॉलो अप ट्वीट में गिलोय ने कहा कि मैसेज पोस्ट करने पर मिले समर्थन से वे बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं आपके समर्थन से अभिभूत हूं। ऊपर लिखा डीएम किसी भी तरह से सोशल मीडिया सहित भारत में हमारी मित्रता को नहीं दर्शाता है। हमें संयुक्त रूप से इसका विरोध करने और सभ्य स्तर की चर्चा को बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में द कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपोगेंडा और अश्लील फिल्म कहने वाले अपने देश के एक फिल्मकार की सार्वजनिक रूप से निंदा करने के कुछ दिनों बाद गिलोय का यह संदेश सामने आया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एम्स सर्वर हैक को दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी ने बताया आतंकी साजिश, कहा हमारी जांच एजेंसियां सक्षम। जी हां दोस्तों, दिल्ली एम्स के सर्वर पर हुए साइबर हमले ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब देश के इतने बड़े संस्थान का सर्वर कई दिनों तक ठप हो गया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इसकी जांच की है। इसी बीच दिल्ली पुलिस के पूर्व डीजीपी LN राव ने भी इस घटना पर टिप्पणी व्यक्त की। दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी LN राव ने इस घटना को बड़ी आतंकी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह जानना बेहद जरूरी है कि साइबर अटैक का मकसद क्या है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि देश की सुरक्षा एजेंसियां इसको बेनकाब जरूर कर लेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी जांच एजेंसियां सक्षम है, वो इसके पीछे के सारे रहस्यों का पता जरूर लगाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लाइट में भारतीय क्रिकेटर से बुरा बर्ताव, नहीं मिला खाना, सामान भी खोया। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश दौरे पर है। यहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। इसके लिए भारतीय टीम बांग्लादेश पहुंच गई, मगर इसी बीच एक भारतीय क्रिकेटर के साथ फ्लाइट में बुरा बर्ताव करने की खबर सामने आई। यह खुलासा खुद क्रिकेटर ने ही किया है। दरअसल ये प्लेयर स्टार गेंदबाज दीपक चाहर है। वह इससे पहले भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर गए थे। वहां से वह सीधे ढाका पहुंचे और बांग्लादेश सीरीज के लिए भारतीय टीम को ज्वाइन किया। इसी दौरान उनके साथ फ्लाइट में बुरा बर्ताव हुआ। दीपक चाहर ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह मलेशियाई एयरलाइन से ढाका पहुंचे। उन्होंने बिजनेस क्लास में सफर किया, इसके बावजूद उन्हें खाना तक नहीं दिया गया। बड़ी बात यह है कि एयरलाइन ने उनका सामान भी खो दिया। रविवार को सीरीज का पहला वनडे मैच है और वह 24 घंटे से सिर्फ अपने सामान का ही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कैसे तैयारी होगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर
दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से फेफड़ों में बड़ा डैमेज, 11% मरीजों के लंग्स में हुए घाव, स्टडीज में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में जमकर कहर बरपाया है। कई देशों में तो अब भी कोरोना के मामले अब बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोविड वायरस का सबसे ज्यादा असर मरीज के फेफड़ों पर देखा गया। इसके साथ ही मरीजों में कई तरह के लक्षण इस वायरस की चपेट में आने के बाद नजर आए। हाल ही में यूएस में हुई एक स्टडीज में यह बात सामने आई है कि कोरोना से पीड़ित मरीजों में से अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति वाले लगभग 11% मरीजों के फेफड़े डैमेज हुए थे और उनमें घाव मिले थे। स्टडीज के मुताबिक ये इरिवर्सिबल होने के साथ ही समय के साथ और भी खराब हालत में पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कांतारा बिल्कुल भी तुम्बाड़ जैसी नहीं, फिल्म मेकर आनंद गांधी ने किया ट्वीट, शुरू हुई नई बहस। जी हां दोस्तों, कन्नड़ इंडस्ट्री से निकली फिल्म कांतारा 23 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। कन्नड़ समेत हिंदी, तेलुगु और तमिल में भी जमकर कमाई करने वाली ये फिल्म अभी भी बहुत सारे थिएटर्स में चल रही है। कांतारा की कहानी में माइथोलॉजी का भी एक बड़ा एलिमेंट था। इसकी चर्चा करते हुए बहुत सारे लोगों को 2018 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म तुम्बाड़ की याद आने लगी। तुम्बाड़ उन फिल्मों में से एक है जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जब लोगों ने फिल्म देखी तो हैरानी से उनका मुंह खुला रह गया। डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की इस फिल्म में भी कहानी का एक बड़ा हिस्सा माइथोलॉजी से जुड़ा था। तुम्बाड़ के क्रिएटिव डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर आनंद गांधी ने अब सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म से कांतारा की तुलना पर एक ट्वीट किया। उनके ट्वीट के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर दोनों में से कौन सी फिल्म बेहतर है। अपने ट्वीट में आनंद गांधी ने लिखा कि कांतारा बिल्कुल भी तुम्बाड़ जैसी नहीं है। तुम्बाड़ के पीछे मेरा आइडिया यह था कि हॉरर को टॉक्सिक मस्कुलिनिटी यानी कि मर्दवाद और संकीर्णता से प्रेरित के रूप में प्रयोग किया जाए। कांतारा इन चीजों का सेलिब्रेशन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ओयो करीब 10% कर्मचारियों की करेगा छटनी, कंपनी ने बताई इसकी वजह भी। जी हां दोस्तों, आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी ओयो आने वाले दिनों में अपने यहां काम कर रहे कर्मचारियों की छटनी पर विचार कर रही है। कंपनी से जुड़े सूत्रों के अनुसार अभी ओयो में 3700 कर्मचारी है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या 10% तक कम की जाएगी। हालांकि कंपनी अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट टीम में 250 कर्मचारियों की भर्ती जरूर करने वाली है। ओयो ने कहा कि यह कदम उसके संगठनात्मक ढांचे में व्यापक बदलावों को लागू करने का हिस्सा है। कंपनी अपने उत्पाद और इंजीनियरिंग कारपोरेट मुख्यालय और ओयो वेकेशंस होम्स की टीम को छोटा कर रही है। इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अपनी टीम का विस्तार कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सुकेश चंद्रशेखर की साथी पिंकी ईरानी 21 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजी गई। जैकलिन फर्नांडिस से कराई थी मुलाकात। जी हां दोस्तों, महाठग सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिंकी ईरानी ने सुकेश की फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से मुलाकात करवाई थी। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने पिंकी ईरानी को 30 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जहां कोर्ट ने पूछताछ के लिए उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। EOW ने इस दौरान पिंकी से पूछताछ के साथ ही उसे तिहाड़ ले जाकर सीन रिक्रिएशन भी करवाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राहुल की नसीहत, जय श्री राम नहीं जय सियाराम बोलिए, भाजपा का पलटवार, वे इलेक्शन वाले हिंदू। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है। शुक्रवार को उन्होंने भाजपा और RSS को जय सियाराम कहने की नसीहत दी थी और जय श्री राम और जय सियाराम में फर्क बताया था। अब भाजपा ने उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल दोस्तों शहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वे इलेक्शन वाले हिंदू हैं। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी नाटक मंडली के नेता हैं, वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उनको भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता, बस गली गली दौड़ रहे हैं क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के लोग जय श्री राम कहते हैं, जय सियाराम नहीं कहते। जय सियाराम कहना चाहिए और हे राम के नारों की अपने अंदाज में उन्होंने व्याख्या भी की। उनका कहना है कि राम का नाम सीता के साथ ही हमेशा लिया जाता है और यही उनकी पवित्रता भी है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती है क्योंकि वह महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।
पुलिस की गुंडागर्दी से सब्जी बेचने वाले के पैर कटे, कानपुर पुलिस ने पीटा, तराजू पटरियों पर फेंका, उठाते समय ट्रेन की चपेट में आ गया। जी हां दोस्तों, कानपुर में पुलिस की गुंडागर्दी से एक सब्जी बेचने वाले के दोनों पैर कट गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने उसे पीटा और उसका तराजू पटरियों पर फेंक दिया। जब वह तराजू उठाने गया तो ट्रेन की चपेट में आ गया और उसके पैर कट गए। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के चलते उसे पीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया गया। डीसीपी वेस्ट ने बदसलूकी करने वाले हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।